सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। सियासी जमातें इलेक्शन की तैयारी कर रही हैं, लेकिन नून लीग इनसे दो हाथ आगे बढ़कर हुकूमत में आने के बाद वाले काम निपटाने की प्लानिंग कर रही है। इस एतमाद की वजह क्या है, इस पर भी बात करेंगे। फिलवक्त खबर यह है कि शहबाज शरीफ वक्त के साथ चीन का दौरा करेंगे ताकि चीनी सरमायाकारी में इजाफे का बंदोबस्त किया जा सके। दूसरी तरफ नून लीग ने इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज भी शुरू कर दिए हैं। मुस्लिम लीग नून की डिविजनल कोऑर्डिनेशन कमेटी में परवेज रशीद, मलिक इब्रार, ताहिरा औरंगजेब और अता तारड़ शामिल हैं। टिकट किसको देना है यह आसान काम नहीं, क्योंकि इस बार सियासत, मईशत और हालात व वाक़यात सब कुछ बदला बदला सा है। कभी इलेक्टेबल्स किसी भी सियासी जमात के लिए रहमत समझे जाते थे, मगर अब यही इलेक्टेबल्स नून लीग के लिए जहमत साबित हो रहे हैं। अंदर की खबर यह है कि इस मामले पर वस्ती और जनूबी पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा में मज़ामत का सामना है। वस्ती पंजाब से सरगोदा, जेहलम, गुजरात, फैसलाबाद, ओकाड़ा, भक्कर और रावलपिंडी डिवीजन से इख्तलाफी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। जनूबी पंजाब की बात करें तो मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, खानेवाल, मियांवाली, रहीम यार खान और राजनपुर से इतराज़ात उठाए जा रहे हैं। साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स का एतराज़ भी बिल्कुल दुरुस्त है कि साबिका दौर में सख्त अपोजिशन इन्होंने काटी, मुकदमात भी भुगते, मारें भी इन्होंने खाई। उस वक्त हुकूमत की पुरकशिश ऑफर्स को पार्टी के लिए ठुकराया और अब मुश्किल वक्त खत्म हुआ है तो पार्टी इन्हें भूल गई है। ज़रा के मुताबिक इसीलिए मजीद इलेक्टेबल्स की पार्टी में शमूलियत रोक दी गई है। अब हतमी फैसला नवाज शरीफ करेंगे, लेकिन यह फैसला करना इतना आसान नहीं। क्या नून लीग इस मसले को बआसानी हल कर पाएगी? इसी से आगाज़ करेंगे। हमें ज्वाइन करें दोस्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं चौधरी जाफर इकबाल साहब, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप से इनका ताल्लुक है। चौधरी जाफर साहब, सबसे पहले आपसे बात करेंगे क्योंकि ये मसला नून लीग का है कि इलेक्टेबल्स तो आ रहे हैं लेकिन अपने नाराज़ हो रहे हैं। हमने देखा राजा राज साहब भी आ गए और भी लोग जो मुनहरिफ हुए थे, जिनका हमने सिंध हाउस में देखा था, 20 अरकान थे, सबसे टिकट के वादे थे। तो ये तो एक नया मसला नहीं बन गया कि अपने लोगों को एडजस्ट करें या वो जिनसे वादे कर लिए थे? बहुत शुक्रिया जी। कोई उतना बड़ा मसला नहीं जितना उसामा गाजी साहब आपने बना के पेश किया। अगर रावलपिंडी की बात करें तो रावलपिंडी में कोई ऐसा कहीं इशू नहीं कि फलां साहब क्यों और क्यों गए। और जो अरकान अदम एतमाद के वक्त आए थे उनकी तादाद 8 है पंजाब के अंदर, और उन 8 हल्कों में पहले से हमें मालूम था कि हमने उनको एडजस्ट करना है और वो एडजस्ट होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। उन 8 के अलावा कहीं कोई ऐसा डिस्प्यूट भी नहीं और कहीं कोई ऐसे पैराशूटर भी नहीं और कहीं कोई ऐसे इलेक्टेबल्स भी नहीं जो हमारी मजबूरी होते। अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून के 2018 के इंतखाबात के नताइज आप लें, उनका थोड़ा सा एक एनालिसिस करें कि जो शेर के निशान पे कैंडिडेट खड़े थे, वेयर दे स्टैंड, और वो वही हैं जो टॉपर थे, या हम सेकंड नंबर पे थे। तो हमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि किसी खास, हाँ काफली के साथ हमारा इत्तेहाद हुआ, 2 अरकान उनके थे जिन्होंने हमें वोट दिए, सालिक साहब और तारिक बशीर चीमा साहब, वो 2 सीटें एडजस्ट करना होगी। और 8 लोग वो हैं जो पीटीआई के थे और मुस्लिम लीग नून में आए और उन 8 को सीटें देनी है। इसके अलावा कहीं कोई ऐसी परेशानी वाली और ना ही कोई ऐसा है कि जी लोगों को रोक दिया गया है। सियासी जमातें लोगों को अपने साथ मिलाने से कभी नहीं रोकती। अच्छा, वो आए तशरीफ। चौधरी साहब, आपने पंजाब असम्बली की बात की, कौमी असम्बली में भी तो लोग थे ना सिंध हाउस में जो गए थे और फिर उसके मैंने आप मेरे ख्याल उसामा साहब मेरी बात नहीं सुन रहे। मैंने पंजाब की कौमी असम्बली की नशिस्तों की बात की है। सर मैं पूरे पाकिस्तान की बात कर रहा हूं ना। जी, मैं कौमी असम्बली की बात कर रहा हूँ कि कौमी असम्बली के 8 अरकान हैं जिन्हें हमने टिकटें देनी है और 2 काफली के हैं। ये 10 टोटल हैं जिनको हमने एडजस्ट करना है और ये हमें साल डेढ़ पहले पता था और वहाँ कहीं कोई अभाम भी नहीं है। अच्छा। ना मुस्लिम लीग नून के कारकुनान के अंदर कोई ऐसा इज़्तिराब है। पहले भी मियां नवाज शरीफ साहब फैसले करते हैं पार्लिमानी बोर्ड से मुशावरत के बाद और उन फैसलों पे अमल दरामद भी होता है और उसके नताइज भी। यानी कारकुन खुश हैं कि वो लोग जो किसी दूसरी जमात में थे और वो मुनहरिफ हुए और अब वो हमारी जमात में आएंगे और हम अपने लोग जो उस इलेक्शन में वहां से लड़े थे उनको पीछे करके इनको आगे कर देंगे। जमात खुश है इस पर? ये अगला सवाल है। सियासी कारकुन हमेशा दूसरों के लिए जगह बनाता है। जो जमातें जहाँ कमी होती है लोग शामिल होते हैं, जाहिर बात है वहाँ लोगों को जगह देनी पड़ती है। हमारे यहाँ अरकान की, हमारे यहाँ टिकट होल्डर्स की कोई ऐसी कमी नहीं।
लेकिन हमने ठीक है सर, वोट लिया, मैं दोबारा आता हूँ। लिया। चौधरी साहब आपका मौक़िफ़ आ गया। दोस्त खोसा साहब, हमारे यहाँ ये इस तरह चलती थी, इस तरह लोटों की कि जी लोटे हो गए और ये सब चले गए। आपको क्या लगता है कि पार्टी को इस तरह छोड़ना और दूसरी पार्टी की तरफ चले जाना, पार्टी में कोई रिजल्टमेंट नहीं होती, या ये हमारी सियासत के लिए बड़ा अच्छा है कि इलेक्टेबल्स जो है उनको स्पेस दी जाए, ठीक है, लेकिन अपना कारकुन उससे सफ़र करता है, कोई मसला नहीं है, वो हंसी खुशी कबूल करता है। ये सब जो खबरें छप रही हैं कि जनाब इतने जगहों पर मुश्किलात हैं नून लीग के लिए, आपको लगता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा? नहीं, बहुत अरसा इनके साथ वापसगी रही है। जी सर, बिल्कुल अब आ रही है सर, प्लीज़ कंटिन्यू कीजिएगा। बेहतर तो ये होता है कि इस सवाल का जवाब लेकिन एक अच्छा वापसगी रही है, इसलिए मैं इसको थोड़ा बहुत कमेंट कर दूंगा। नजरियात जो हैं वो तो अब रहे नहीं। जो नजरियाती सियासत होती थी जमातों में, अगर नजरियात हैं तो शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या जमात इस्लामी या किसी हद तक जमीयत उलमा इस्लाम, बाकी जो नून लीग के हवाले से आप पूछ रहे हैं या बात कर रहे हैं, वो तो नजरियात की सियासत तो उन्होंने 2000 मेरे ख्याल में 10 के बाद ही तर्क कर दी थी, जब उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक के को अपने साथ ले लिया था। वो लोग ख़ास तौर पर जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में जो है वो बड़ी शदीद तनकीद भी की नून लीग की लीडरशिप पर, और अपने अपने इलाकों में, अपने अपने हलकों में, अपने अपने ज़िलों में उन्होंने शदीद मुखालफत भी की पार्टी कारकुनान की। जब उन लोगों को एक्सेप्ट करके 2013 में टिकटें दे दी गई तो उसके बाद नज़रियात तो ख़त्म हो गए। अब तो इलेक्टेबल्स की सियासत है और कर रहे हैं, उनका पूरा हक है, करना चाहिए। बाकी जमातें अगर करना चाहती हैं वो भी ज़रूर करें। ठीक, मुफ्ती साहब आप क्या कहते हैं कि इस तरह से क्या आपको नहीं लगता कि एक पार्टी का कारकुन उसको दुख होता है कि मुश्किलात हम सहते हैं, और उसके बाद जब वक्त आता है तो वो लोग जो दूसरी जमात में थे बस 6 महीने साल पहले, वो उस जमात को छोड़ें और आ जाएं वादे वईद करके और टिकट भी ले जाएं? तो ये तो बड़ा आसान काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसामा, हमारी जो सियासत की कश्ती है ना, ये बहुत अजीब चलती है। ज़ाहिर है आप जब वज़ीर आज़म बनते हैं तो आप कुछ बातें मानते हैं और कुछ आप मनवाते हैं, तो फिर माननी पड़ती है। उस मानने में ये भी होता है कि फलां फलां लोग आएंगे, तो वो लोग तो इनको नहीं होंगे। तो मुक़्तदर क़ुव्वतें होती हैं, वो जब इनको नीचा दिखाएंगी तो अपने लोगों को वापस बुलाएंगे। जिस तरह इमरान खान की हुकूमत खड़ी थी तकरीबन 4 वोटों पर, तो जब उन्होंने आंखें दिखाने शुरू की तो 4 लोगों को ही बुलाना पड़ा ना, ज़्यादा मुश्किल तो नहीं था। अब हमेशा के लिए मुक़्तदर क़ुव्वतों की ये ख्वाहिश होती है कि आपकी पार्लियामेंट हैंगिंग हो और आवाम की कतई और हतमी राय सामने ना आए, तो उसके लिए फिर ऐसा किया जाता है। पार्टियों को अपनी हुकूमत लाने के लिए कारकुनों को कुर्बान करना पड़ता है। मैं समझता हूँ ये रीत बिल्कुल गलत है। कारकुन सरमाया होते हैं, उनको कुर्बान नहीं करना चाहिए, उनको इज्जत देनी चाहिए, यही आपको कल काम आएंगे। हाँ, मैं इतनी लचक का मुजाहरा मुनासिब समझता हूँ कि अगर आप 90% कारकुनों को टिकट देते हैं और 10% अगर आप नए लोग या मेहमानों को कह दें या खाना बदोश कह दें, या ये कि आप उसको इलेक्टेबल या नोटेबल जो भी लफ्ज़ आप दें, उनके लिए तकरीबन अगर 10% 100 में 10% का कोटा हो और 90% ये कारकुन हो जो नज़रियाती कारकुन हो, तो इस बात को किसी तरह बर्दाश्त किया जा सकता है। लेकिन तमाम पैराशूटर आ जाएं तो पार्टी की शक्ल तब्दील हो जाएगी। हमारे यहाँ ऐसा हुआ, हमारी पार्टी के अंदर जमीयत उलमा इस्लाम के अंदर, मैं आपको बताऊं, बल्कि मैं इंकशाफ करता हूँ कि हमारे यहाँ परवेज़ खट्टर साहब अपनी पार्टी बनाने से पहले उन लोगों ने जो इमरान खान से नाराज होकर जा रहे थे, इन तमाम लोगों ने जो आजकल परवेज़ खट्टर साहब के पास मौजूद हैं, ये इन्होंने हमसे रब्ता किया था कि हमें अगर आप जगह दें तो ऐसा होगा और ऐसा होगा। लेकिन हमने उनकी को सरद किया कि ऐसा तो कतई नहीं होगा कि हम पूरी जमात को कबूल कर लें। अलबत्ता केस टू केस देखा जा सकता है, कोई आदमी उसका कैरेक्टर भी ठीक हो, वो इमरान खान के गुनाहों में शामिल भी ना हो और हमारी ज़हनी हम अंगी भी हो, उसको लिए भी जा सकता है। बहरहाल मैं इस इतना कहता हूँ कि 90 और 10 का कोटा होना चाहिए, 10% तक इनको कबूल करना चाहिए
और 90% कारकुनों को रियायत देनी चाहिए। चौधरी साहब, आपको नहीं लगता कि मुश्किल हो जाता है कि शख्स 4 साल किसी जमात के साथ रहता है और आखिरी साल में वो छोड़ता है और वादा करके दूसरी जमात की तरफ चला जाता है और हुकूमत गिरा कर आ जाता है? तो ये तो नून लीग के साथ भी हो सकता है, बल्कि हो चुका है। बाप पार्टी की मिसाल आप ले लें, ये तो पार्टी है चलें, लेकिन अब किसी दूसरी पार्टी को छोड़कर इस तरह से आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं सियासत पे इससे क्या असरात होंगे? राजा रियाज साहब की मिसाल है, अपोजिशन लीडर थे, इस तरह कल को कोई और अपोजिशन लीडर होगा और वादा करेगा कि जनाब ठीक है मुझे आप अगली हुकूमत में एडजस्ट कर लें, और वो जनाब फिर दूसरी तरफ चला जाए। तो ये तो सर्कल चलता रहेगा। मुशर्रफ दौर के काबीना के लोग नून लीग ने एक्सेप्ट किए, तो ये नून लीग की वुसअत है या मजबूरी है? और आपके ख्याल से कि वोटर कंफ्यूज नहीं होता कि एक तहरीक इंसाफ को कहने पर वोट डाल रहा था, अब वो आपकी तरफ आ गया है, तो शख्सियात को देखकर या इस तरह से जो हर दफ़ा जो भी उनको लग रहा होता है कि जी इस जमात की तरफ इशारा हो गया, उधर जाना है, इससे आपके ख्याल से कोई जमहूरियत को, कोई पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता? जमहूरियत और पार्टी को इससे ज़्यादा उन चीज़ों पे से फ़र्क पड़ता है जिस वजह से ये सारा कुछ होता है, और वो मुख्तदर कुव्वतें अपना किरदार अदा करती हैं। कोई इसे शुगर कोटेड कहे, कोई इसे किसी और रैपर में पेश करे, जब तक उनका किरदार रहेगा। उनका किरदार कब तक रहेगा? जब तक सियासी जमातें असेंबली में आने के बाद पार्लिमान का इस्तेमाल करते हुए वो रास्ते का इंतखाब नहीं करती जो शख्सियात के मुफाद में नहीं, बल्कि इज्तिमाइयत के, जमहूरियत के, मुल्क के और पार्लिमान के मुफाद में है। मिसाल के तौर पे बहुत एक सादा से तरमीम चाहिए, और उसके लिए आईनी तरमीम भी आपको नहीं दरकार। अगर आप जो पार्टीज का एक्ट है उसके अंदर तरमीम कर दें कि कोई भी शख्स जो जमात को नया ज्वाइन करेगा वो कम से कम 5 साल तक पार्टी का मेंबर रहे, उसके बाद वो किसी ओहदे या इलेक्शन के टिकट के लिए एलिजिबल होगा। बड़ी आसानी है, बड़ी आसानी है। तो सर इस पर नून लीग सबसे पहले अमल करें। सुन ले और भाई, सुन तो लेना, नून लीग के अलावा भी लोगों के पास हुकूमत रही। उसामा भाई, ये जो 4 साल साहब आए थे, जो आप भी जिनके बड़े वो वकालत करते रहे, बहुत सारे आप जैसे अहबाब करते रहे, तो उनको कहना था ये कर जाते। हमें तो आप पटवारी कहें, हमें अजनबी कहें, हमें मुफाद परस्त कहें, शख्सियत परस्त कहें, कह लें जो कहना है, तो वो साहब कर जाते। वो आए इसलिए थे तब्दीली लाने के लिए। तजवीज सर आप दे रहे हैं इतनी खूबसूरत, मैं तो उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ, बड़ी अच्छी तजवीज है। और इससे पहले हमने देखा तो सुन लेना, फिर उससे अगली बात को आपने रोका मिलकर, मैं तो उसको अप्रिशिएट कर रहा हूँ। मुझे चंद जुमले कह लेने देना। आप फौरन नून लीग पे आ गए। मैं नून लीग ही की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, मैं नवाज शरीफ की ही नुमाइंदगी कर रहा हूँ आपके साथ बैठा इस प्रोग्राम में। और मैं ये बतौर सियासी कारकुन मौका जानते हुए तमाम जमातों से दरख्वास्त करूंगा, तमाम जमातों के काबरीन से दरख्वास्त करूंगा कि आप ये शिक डाल दें, बना दें, और कोई कहीं ना जाए। इसी तरह जितने इंतखाबात के ऊपर खर्च उठता है, जितना इंतखाबी ये पूरे 5 साल हमारे ज़िमनी इंतखाबात होते रहते हैं, आप ये सारा इसको आप तर्ज इंतखाब को बदल के और आप ले आए, ताकि हल्का जाति के बजाय आपका वो क्या उसे कहेंगे, बड़ा स्पेशल लफ्ज है, जमाती बुनियादों पे हो। लेकिन एक टर्म है, मैं अभी फौरी उसको ज़हन में नहीं ला पा रहा, जिसमें पार्टी मुतनासिब नुमाइंदगी, अल्लाह भला करे आप, मुतनासिब नुमाइंदगी पे इंतखाब हो जाए। आपके ये जितना 5 साल वो ज़िमनी इंतखाबात वाला बखेड़ा है वो खत्म हो जाता है। आपके ये जो करोड़ों रुपए इंतखाबी मुहिम पे लोग लगाते हैं ये खत्म हो जाते हैं। जमात को वोट पड़ेगा, उस इलेक्टेबल की हैसियत खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं क्या करूं, सही है कि जमातों के सरबराहान इस तरफ जाते नहीं, जमात के अंदर मौजूद मेरे जैसे लोग उन्हें जाने नहीं देते। इसी तरह एक अच्छा बल्दियाती निजाम अगर दे दें, मैं तो बहुत बड़ा दाई हूँ इसका, और वो पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, मेरी जमात हो, हम नाकाम रहे ये बल्दियाती निजाम देने में। ठीक है चौधरी साहब। अच्छा खोसा साहब, आपने सारी बात सुनी है और मुफ्ती साहब भी कह रहे हैं जी मुख्तलिफ हलकों की वजह से इस तरह से होता है, तो सर ये तो फिर हमें एक्सेप्ट करना होगा, जिस जमात में उनको कहा जाएगा ना सिर्फ उनको जाना होगा, उस जमात को उनको लेना होगा। अभी हो रहा है, अब नहीं हो रहा, इस वक्त भी हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। जिनको कल साहब की आवाज मुझे नहीं आती, मैं सुन नहीं पाता वो क्या कह रहे हैं। चले मैं उसका खुलासा कर दूंगा जी, खोसा साहब कंटिन्यू कीजिएगा। आज भी यही सब कुछ हो रहा है, जो कल किसी के लिए किया जा रहा था, आज से 4-5 साल पहले किसी के लिए किया गया था, आज भी उसी की कोशिशें हो रही है किसी और के लिए।
ये तो वक्त के साथ बदलते अंदाज हैं। कल कोई लाडला था, आज कोई बनने चला जा रहा है। एक चीज़ है, कबूलियत और कबूलियत में जो है वो फ़र्क ज़रूर होता है। ये कबूलियत तो शायद करवा चुके हैं लेकिन अभी तक मकबूलियत हासिल नहीं कर रहे, जिसकी वजह से इस वक्त जो है सियासी मैदान में थोड़ा सा अभाम जो है वो नज़र में आ रहा है। बाकी जो चौधरी साहब ने बात की, निकलना चाहिए, ये अच्छी तजवीज़ है। मुफ्ती साहब, आप क्या कहते हैं कि ये सिलसिला किस तरह रुक सकता है? देखिए, हमें इंतखाबी इस्लाहात की तरफ तो जाना होगा ना। ये कुछ खाना बदोश किस्म के लोग होते हैं, वो हर वक्त अवेलेबल होते हैं और वो उनको इशारा होता है कि फलां पार्टी को ज्वाइन करो, तो वो उस पार्टी को ज्वाइन कर लेते और फिर उनको इशारा होता है कि अब जरा पीछे हट जाओ, तो पीछे हट जाते हैं। आपने नहीं देखा कि सेनेट के इलेक्शन के अंदर संजरानी साहब जब मुंतखब हो रहे थे तो पहले गिनती की गई तो वो भी हमारी अक्सरियत थी और बाद में गिनती की गई तो भी हमारी अक्सरियत थी और दरमियान में जब वोट डाले गए तो उनकी अक्सरियत आ गई। तो ये वही लोग हैं ना जो खाना दोष है, जो किसी के कहने पर आते और जाते हैं। ये तर्ज सियासत गलत था, गलत है और गलत ही रहेगा। हमें आवाम पर एतमाद करना होगा और अवामी नुमाइंदों को ग्रास रूट लेवल से उठाना होगा। वो लोग फिर वाबस्ता होते हैं, कमिटेड होते हैं पार्टी के साथ, वो मुश्किल हालात के अंदर नहीं चलते। अब देखिए ना, हमारे लिए पीटीआई के चेयरमैन एक मिसाल है। जब वो लोग आ रहे थे तो कहते हैवी वेट पहलवान आ रहे हैं जी, अभी तो फलां का फलां सर आ रही है, अभी फलां आदमी आ रहा है जो फलां पार्टी को चला। खुश हो रहे थे बहुत ज्यादा, लेकिन जब सख्त वक्त आ गया तो सब लोग भाग गए, इसलिए कि वो तो इमरान खान के लोग ही नहीं थे ना। इमरान खान को धोखा लग गया था कि वो मेरे लोग हैं। अब भी ऐसा ही होगा। अब यार हमारी राय तो ये है कि हमें ठोकर सिखाने से सबक सीखना चाहिए, व्यक्ति के ऊपर एक और गलती नहीं करनी चाहिए। ये जो अवामी मुल्क वतन है बहुत बाशऊर हैं, इनको बाइख्तियार बनाना चाहिए और इनसे लोग पूछना चाहिए कि आपके पार्टी के उम्मीदवार कौन हो। और ये जो खाना बदोश हैं, इनकी जब तक बहुत शिकनी नहीं होगी तो आपके लिए मुश्किल। तो बड़ा भी मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आने वाले इलेक्शन अगर पार्टी 90 सीटें ले लेते हैं, पीपीपी और नून, अब दोनों बराबर होगा। अब इस किस्म का जो खाना बदोश हर वक्त मुंह तैयार करके बैठे हुए हैं, हमें क्या इशारा होगा। तो अगर आपने नून को वोट दिए हैं 100 सीटें और आपने किसी छोटी जमात की इशारा कर दिया तो आवाम की राय के एहतराम नहीं होगा और जाकर वो बदोश आ जाते हैं। जब तक खाना की सियासत खत्म नहीं होती तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा चौधरी साहब, यही बात जी, ये इलेक्टेबल्स वाली बात जो है ना, खोसा साहब ने भी की, शायद अगर आप उनको नहीं सुन सके। दूसरा, वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपकी तजवीज़ अच्छी है। ये दो मेन बातें उन्होंने की हैं। अब चौधरी साहब, एक सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरह हमारे यहाँ होता है जी, ये इस पार्टी की अब हवा बन गई है या बनाई जा रही है, जिस तरह हम इलेक्टेबल्स को देख रहे हैं, दीगर जमातें साथ आ रही हैं। एक दूसरा पहलू भी है, कुछ तजियाकारे कह रहे थे कि जी कुछ ममालिक भी ये चाहते हैं, दोस्त ममालिक भी शामिल है कि जी इसमें अब दोबारा मियाँ साहब आए हैं, वो इसलिए उन ममालिक का दौरा करने के बाद पाकिस्तान आए हैं, उनकी हुकूमत आए। तो ये जो हम देख रहे हैं सफ़ीरों की मुलाकात मियाँ नवाज शरीफ साहब से या शहबाज शरीफ साहब जा रहे हैं, चीन का दौरा करने जा रहे हैं, तो ये भी उसी की एक कड़ी है, उन ममालिक की सपोर्ट के लिए इस तरह से हो रहा है। उसामा साहब, देखिए, पिछले आपको इस बात करते हुए और मुझे ये जवाब देते हुए पिछले 10 साल को सामने रखना होगा। पिछले 10 साल को इसलिए सामने रखना होगा कि जिन ममालिक का आप जिक्र कर रहे हैं वो आपके इर्द गिर्द बसते भी हैं, बसते रहना है, उनका महल वकूफ भी चेंज नहीं हो सकता और उनका किरदार मुल्क की मुआशी सूरत हाल में, कोई भी इस आज की ग्लोबल विलेज में कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो अलग से अकेला जी सके कि हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अब उन सब के कोई ना कोई तहफ़्फ़ुज़ात भी और उन सब की यहाँ पे सरमायाकारी भी और ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। जहाँ तक ये है कि जी सफ़र करके आए और ममालिक से हो के आए, तो कौन सी ऐसी अचंभे वाली बात है। आपको अगर याद हो, गवादर पोर्ट के से जब कोस्टल हाईवे पे निकले तो वहाँ पे एक ऑयल रिफाइनरी के लिए जगह मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे हुकूमत 13 से 18 में मुख्तस की गई और वो ऑयल रिफाइनरी सऊदी अरब ने लगानी है। कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है, आप 2-2 अरब डॉलर के लिए जो है वो कर रहे हैं कोशिशें कि जो आपको IMF दे और दूसरा दे, और वो अरबों डॉलर की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होनी है। और फिर सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं होनी, वो एक मुस्तकिल आपका जो है ना वो
एसेट भी बनेगा और मुस्तकिल कारोबार भी है। जितना तेल उस जो है रिफाइनरी के जरिए चाइना तक पहुंचना है, काशगर तक, वो सारा आपको यहाँ से गुजरते हुए उसका किराया, उसका टैरिफ के जिन पंपिंग स्टेशंस के जरिए, पाइपलाइंस के जरिए या लॉरीज के जरिए, ट्रेन के जरिए जाना है। वो एक मुश्किल आपका काम कारोबार है। इसी तरह चाइना की अगर बात करें तो चाइना कितनी बड़ी सरमायाकारी, अगर ये 10 साल इसी तरह चलता रहता सिलसिला सीपैक वाला, 5 साल हमारे, 5 तो नहीं 3 साल चला, पहले 2 साल तैयारी में लगे, तो अभी तक कोई 70-80 अरब डॉलर जो है वो लग चुका होना था। और वो पैसा आके मुल्क से बाहर नहीं जाना। एक तो डेवलपमेंट होनी थी, दूसरा साथ साथ ये भी है कि यहाँ जो कारोबार लोगों को मिलना था, लोगों का रोजगार मिलना था, वो उससे बड़ी बात है। अब दरमियान में ये हुआ कि जिन लोगों ने यहाँ इन्वेस्टमेंट की, जिन ममालिक ने इन्वेस्टमेंट की, मैं ओवरसीज पाकिस्तानी हूँ, मेरा आपका एक ही जिला है और हमारे जिले के अक्सर लोग, और मेरी और आपकी तहसील से बिलखसूस अगर बात करें तो वो सारे लोग बैरून मुल्क बसते हैं, वहां से पैसा भेजते, इन्वेस्ट करते थे। रोक लिया कि हालात साजगार नहीं है। तो अब जब साजगार हालात चाहिए तो जब आपके पास 2-3 मिसालें हैं, पीपल्स पार्टी का दौरे हुकूमत है 8 से 13, 13 से 18 मियां नवाज शरीफ का है, और 18 से आगे 22 तक खान का, और फिर 1.25 साल हमारा। तो ये तज्जिया करें तो हर आदमी को ये नजर आता है कि मियां नवाज शरीफ ही इस काबिल है जो डिलीवर कर सकता है। सर, आपका पॉइंट आ गया। मैं बहुत माजरत, क्योंकि ब्रेक का वक्त हो जाएगा, मुझे दूसरे दोनों मेहमानों का इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेना है। खोसा साहब, आप क्या समझते हैं, जो ये दोस्त ममालिक कहें इंटरनेशनली इनके इन्फ्लुएंस होता है, इनके सफ़ीरों से मिल रहे हैं, या शहबाज शरीफ साहब चीन जा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, क्या इन ममालिक का इंटरेस्ट होता है किसी जमात की तरफ या किसी? उनका इंटरेस्ट जो है वो वक्तन फवक्तन जो है पाकिस्तान के मामला में बढ़ता जा रहा है। और जहाँ शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे थे, लॉबिंग करना जो है वो कोई हर्ज वाली बात नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि हम लोग जा किस तरफ रहे हैं। यानी 75 साल के बाद तो पाकिस्तान को इन चीज़ों से निकल जाना चाहिए था, जहाँ पे हम अपने मुल्क में हुकूमत बनाने के लिए दीगर ममालिक की तरफ देखें कि उनकी सपोर्ट हो तो हम अपने मुल्क में हुकूमत बना जाएंगे। यहाँ पे तो हमें चाहिए कि हम अपनी आवाम की तरफ रजू करें, कि आवाम के ज़रिए जो है हम अपनी हुकूमतें कायम करें। तो भी पॉलिटिकल पार्टी हो गई, आवाम की तरफ रजू, ज़्यादा से आवाम से नुमाइंदगी लेके और जाके अपनी। लेकिन मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन सर एक छोटा सा पॉइंट मेरा कि पीपल्स पार्टी भी कोशिश करें इन ममालिक से, ज़ाहिर है उनके दौर में भी ताल्लुकात रहे, तो एक बनता तो ना इंप्रेशन कि जी ये मुल्क भी चाह रहे हैं जी फलां की हुकूमत आ जाए। जी मैं अर्ज़ करूँ ना आपको, हमारी बुनियादी हमारा फोकस जो है वो तो है आवाम की तरफ। जो इंटरनेशनल लॉबीज़ होती हैं उनमें तो पीपल्स पार्टी भी, मुस्लिम लीग भी, मौलाना साहब की जमात इस्लामी की, तमाम जमातें अपना अपना किरदार जो है वो अदा करती हैं। ठीक, लेकिन बुनियादी किरदार जो है वो आवाम की तरफ होना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, हम अच्छी बात जी। अच्छा मुफ्ती साहब, आखिर में पास 1 मिनट है, आप क्या कहते हैं कि ये दौरे करना अच्छी बात है, लेकिन क्या इससे इंप्रेशन बनता है कि एक जमात है, वो उनसे मिल भी रहे हैं, वो दौरे भी कर रहे हैं, तो उससे ये लोगों को भी आता है कि जी ये तो इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, या ये ममालिक समझते हैं ये हुकूमत संभालें तो ज़्यादा बेहतर है? उसामा, मैं तो एहतराम के साथ अपने दोनों पैनलिस्टों से इख्तिलाफ करूंगा। ये इससे ज्यादा नफसियाती मामला होता है। कारकुन आपका ग्राउंड में मौजूद होता है, हर एक कारकुन अपने लीडर की तारीफ करता है और दूसरे के लीडर को कमतर बताता है। इस दौरान ऐसे दौरे होते हैं ताकि वो कारकुनों के अंदर एहसास बरतरी पैदा हो जाए कि जो हमारा लीडर है, देखो ना वो जो लोग उनसे मिल रहे हैं बाहर के ममालिक वाले, उन्होंने सर्वे किया होगा और देखा होगा कि मकबूलियत में टॉप पर है और आने वाली हुकूमत आ रही है इनकी, इसलिए तो मुलाकातें हो रही हैं। मैं ये समझता हूँ उस काबिल नहीं होते कि कोई बात कर ले, इसलिए कि अगर अगर हमारी हुकूमत आई ना, यानी आप एक आदमी आम जाके मिलता है। लेकिन चूंकि मुफ्ती साहब क़ता कलामी माज़रत, अपडेट्स का वक्त हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब, जनाब चौधरी जाफ़र इकबाल साहब और दोस्त मोहम्मद खोसा साहब, आपका तीनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे पाकिस्तान में क्या वाकई बड़ी इन्वेस्टमेंट आने वाली है, इसका क्या फ़ायदा होगा, ब्रेक के बाद बात होगी। अब पता चला। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवारुल्लाह काकड़ साहब और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब मुत्तहिदा अरब के दौरे पर गए और वहाँ पर तकरीबन 25 अरब डॉलर, 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी के MOUs के साइन हुए हैं। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान में मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से
बड़ी सरमायाकारी की जाएगी मुख्तलिफ शोबों में, जिनमें पोर्ट्स ऑपरेशंस हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का है, प्लांट्स हैं, इनमें फूड सिक्योरिटी है, तवानाई है, लॉजिस्टिक्स है, मादनियात, बैंकिंग सेक्टर और इसी तरह से दीगर शोबों में सरमायाकारी है और ये 20 से 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी की उम्मीद की जा रही है। इसी हवाले से हम बात करेंगे कि पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी इसकी अहमियत है। हमारे साथ हैं जनाब मोहम्मद असफर एहसन साहब, फॉर्मर मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट, और खाकान नजीब साहब भी हमारे साथ हैं, हमारे मशीद हैं, खुरम शहजाद साहब भी हमारे मशीद हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे। असफर साहब, ये जो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, काफ़ी दिनों से इसकी कोशिशें हो रही थी, SIFC का भी हम सुन रहे थे और उसके तहत भी ये इन्वेस्टमेंट आएगी, तो कितना अरसा लगता है ऐसी इन्वेस्टमेंट को आने में और उससे कितना फ़ायदा पाकिस्तान जैसी इकॉनमी के लिए होगा? सबसे पहले आपका शुक्रिया मुझे दावत देने का। मैं ये समझता हूँ कि एक अच्छी पॉजिटिव डेवलपमेंट ये है, लेकिन ये प्रोसेस बेसिकली बहुत अरसे से चल रहा है जो मिडिल ईस्ट से है, जिसमें सऊदी अरेबिया, कुवैत, कतर और UAE के मामलात हैं। जो आप बात कर रहे हैं कि कितना अरसा लगता है, इट्स अप टू अस एक्चुअली कि हमारे क्या प्रोजेक्ट्स रेडी हैं, क्या उसकी फिजिबिलिटीज तैयार हैं, क्योंकि इन्वेस्टर तो हमेशा आना चाहता है, लेकिन जो चीज़ डिले जिस वजह से होता है और फिर इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाती, उसकी रीज़न सिर्फ और सिर्फ एक होती है कि आपके प्रोजेक्ट्स रेडी नहीं होते, उसकी फिजिबिलिटीज तैयार नहीं होती या उसकी फिजिबिलिटी इतनी लुक्रेटिव नहीं होती कि इन्वेस्टर्स को आप इंगेज करें। बट चूंकि ये SIFC का एक सिलसिला है और मैं उसमें उम्मीद करता हूँ, बहुत अरसे से हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो 3 कंट्रीज़ हैं यहाँ से हमारी कुछ चीज़ें मटीरियलाइज होंगी, बट ये कहना कि ये ओवरनाइट होगा या ये एक साथ सब कुछ हो जाएगा, ये $25 बिलियन एक साथ आ जाएंगे, दिस इज इम्पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। ये ऑफ कोर्स एक मोमेंटम होता है, आपके 1, 2, 3 प्रोजेक्ट्स छोटे बड़े मिड साइज फाइनल होते हैं तो ये एक पूरा एनवायरनमेंट आपका क्रिएट होगा और उसमें आपको फैसिलिटेट करना होगा। मेरी जो गुफ्तगू होती है, SIFC में भी ब्रीफिंग हुई, जो बाकी गवर्नमेंट के साथ भी जब बात होती है, सो मेरा सिर्फ इसमें एक नुक्ता नज़र होता है और ये सजेशन होती है कि आपने SIFC को तो खड़ा किया, लेकिन साथ में आपने बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का हाथ छोड़ दिया है। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की पूरी कंप्लीट रीस्ट्रक्चरिंग होना, उसको खड़ा करना, उसमें रिफॉर्म्स लाना, उसमें एक अच्छी टीम लाना, उसमें प्रॉपर उसको दोबारा से इस्टेब्लिश करना, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक SIFC के साथ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का एक चोली दामन का साथ नहीं होगा, ये मामलात लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। तो SIFC इज ए स्ट्रेटेजिक आर्म, जो रोड ब्लॉक्स हैं, जो हर्डल्स हैं, जो बहुत सारे मामलात हमारे होते हैं, जैसे NAP के मामलात होते हैं और बहुत सारे इश्यूज हैं, या फिर जो स्ट्रेटेजिक लेवल की डीलिंग होती है, जब सऊदीया के साथ आप बात कर रहे हैं, UAE के साथ कर रहे हैं, या कल आप चाइना के और US के या और कंट्रीज के साथ करेंगे, तो वहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बट अगर आप इसको आइसोलेशन में लेके चलेंगे तो मेरा नुक्ता नजर ये है, और मैं इस पर यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि ये चीज लॉन्ग टर्म या ये सस्टेनेबल नहीं होगी। तो UAE के साथ जो मामलात हैं, अभी आपने MOUs साइन किए हैं इंटरनेशनल, उसमें आज के दौर में, आज से 10-12 साल पहले MOUs की वैल्यू होती थी। MOUs इस वक्त 80%, 90% उसकी वैल्यू नहीं होती है। बस एक होता है कि ठीक है, आपने एक याददाश्त पे दस्तखत कर दिए, लेकिन इसको मटीरियलाइज करना, इसको सारा एग्जीक्यूट करना, ये एक प्रोसेस है। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? ऑफ कोर्स ये हुकूमत वक्त ही बता सकती है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की रिस्ट्रक्चरिंग करें, वहां से उसको खड़ा करें और ये प्रोजेक्ट्स को रेडी करें, क्योंकि ये जो सऊदी है या UAE है या कतर है, ये लोग तो बहुत अरसे से पैसे देना चाह रहे हैं, ये तो बहुत अरसे से पैसे लगाना चाह रहे हैं, और ये सिर्फ लिप सर्विस नहीं है। आई बिलीव ऑन दिस बिकॉज आई मतलब इंटरेक्शन विद देम, और मैंने उसके साथ डील किया है, आज भी डील करता हूँ। ये बिल्कुल एक रियल स्टोरी है, बट जब तक आप रेडी नहीं होंगे उस वक्त तक वो चीजों को मटीरियलाइज नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। खाकर नजीब साहब, आप फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं, ये जो 20 से 25 अरब डॉलर के मुआहदों की याददाश्तों पर दस्तखत देख रहे हैं, क्या हमारी तैयारी है इस हवाले से? जिस तरह असफर साहब कह रहे हैं कि माजी में हमने देखा है कि उसकी हम तैयारी नहीं होती, ये ममालिक इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उन प्रोजेक्ट्स की उस तरह से हम तैयारी नहीं कर पा रहे होते। इकोनॉमी के किसी चीज को भी ना इन आइसोलेशन नहीं देखना चाहिए, उसको एक पूरा जो इकोनॉमी है वो पार्ट ऑफ दी एक इकोसिस्टम है जिसमें इकोनॉमी जो है वो चलती है। आज का इकोसिस्टम ये है कि आप एक IMF के प्रोग्राम में हैं,
आप उसको साथ साथ कंप्लीट कीजिए। इसके साथ साथ आप ये नहीं कि ये जो डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। अब आप आ जाइए कि आप एक नॉन डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जाना चाहते हैं। 10 साल में देखिए $1.5 से 2 अरब डॉलर से ऊपर की आपने कभी भी FDI पाकिस्तान में क्लॉक नहीं किया। अब पहले जाके ये देखिए कि आप कहाँ लाना चाहते हैं FDI क्या आप सिर्फ पैसों में लाना चाहते हैं? पैसे उतने मैटर नहीं करते। पाकिस्तान को टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, पाकिस्तान को मैनेजरियल ट्रांसफर, ये सही बात है कि हमने एक BOI बनाया, पर आप उसकी 10 से 15 साल में अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि वो होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में बैठ के भी नहीं कर सका, वो पाकिस्तान को उस तरह प्रोजेक्ट भी नहीं कर सका। अब एक SIFC के अंडर एक कोशिश की जा रही है कि एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच लेकर इसको किसी तरह आगे बढ़ाया जाए। ये एक अच्छी अप्रोच है क्योंकि इसमें एस्टैब्लिशमेंट भी साथ शामिल है, और ये भी बात ठीक है कि आप BOI को जरूर दोबारा खड़ा कर सकते हैं, बट आई थिंक यहाँ तो BOI जम हो जाएगा SIFC में, या BOI उसी के अंदर जो फ्रेमवर्क में। बट व्हाट यू हैव टू थिंक थ्रू इज कि ये सिर्फ 2019 में भी हमने बहुत बात की थी, अब उसको अमली जामा पहनाने के लिए जो चीजें करना जरूरी हैं वो हैं जो पाकिस्तान का हार्ड वर्क है। एंड हार्ड वर्क इज आल्सो ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू डू। हार्ड वर्क मीन्स कि आपको ना सिर्फ ये प्रोजेक्ट्स पिच करने हैं, आपको अपनी जो मशीनरी है उसको भी गियर अप करना है कि वो सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ना कर सके जो कि करने हैं। आप पाकिस्तान की जो क्लॉग्ड आर्टरीज हैं उनको कैसे बाईपास करेंगे? सो यू वांट टू यूज SIFC टू यूज अ होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच टू डू ऑल दिस थिंग्स। लेट्स होप कि इसमें से कुछ चीजें आने वाले दिनों में मैच्योर कर जाए। जिस तरह असफर साहब भी कहते हैं नैब का भी मसला और वो सब, तो इसलिए शायद। लेकिन असफर साहब ये भी बताइएगा कि आलमी बैंक की जो अभी रिपोर्ट है वो तो बड़ी पाकिस्तान के हवाले से मैं कहूँगा कि मायूस कुन कहें या परेशान बेहतर लफ्ज़ है कि वो कह रहे हैं कि जी 6 मसाइल हैं जिनमें सरकारी शोबा ही गैर मौसर है, जिस तरह बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे। फिर ये कि जी ज़ाती मफादात महवर हैं, ह्यूमन कैपिटल का मसला है। अभी खाका नजीब साहब जिस तरह फरमा रहे थे कि हमारे लोगों में वो स्किल ही उस तरह नहीं है, जो आबादी है लेकिन उसकी स्किल नहीं है, वसाइल का उस तरह ह्यूमन कैपिटल का इस्तेमाल नहीं है। 5 साल से कम उम्र बच्चे 40%, स्टंटेड ग्रोथ यानी उनकी खुराक ही पूरी नहीं हो रही। सबसे ज़्यादा दुनिया में 2 करोड़ से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूल से बाहर हैं। तो ये हमारे बड़े मसाइल हैं। तो इसका मतलब है जब तक हम ह्यूमन डेवलपमेंट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो देर पा हम तरक्की नहीं कर सकते आगे बढ़कर। माली खसारे का भी इसमें जिक्र है। फिर बुलंद शरह की बात की जा रही है कि हमारे जो कर्जे हैं वो 78% से बढ़ गए हैं, हमारे जो हद है उससे। तो ये मसाइल तो हैं, इनको भी एड्रेस करना ज़रूरी है ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हम सही फ़ायदा उठा सकें। असफर साहब देखिए, सबसे पहले तो मैं खाकान साहब का ये परसेप्शन क्लियर करना चाहूंगा कि BOI जो काम नहीं कर सका उसकी वजह ये थी कि आपने कभी उसकी रिस्ट्रक्चरिंग नहीं की, उसको आपने बस एक स्टेटस को पे चलाया। उसकी मैंने मुसलसल ये बात की कि उसकी रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है, उसके ऑर्डिनेंस में तब्दीली की जरूरत है। जिस तरह दुनिया के और अदर इन्वेस्टमेंट बोर्ड्स पे काम हुआ है, आपके रीजनल इन्वेस्टमेंट बोर्ड्स पे काम हुआ है, आप ये करके देखें, 1.5-2 साल में यही इदारा आपको परफॉर्म करके देगा। और यहाँ से SIFC के साथ कोलैबोरेट करने की जरूरत है, एक दूसरे में जम करने की जरूरत नहीं है। मतलब आपस में एक एज अ ज्वाइंट वेंचर ये काम करें, एज अ इस कंबाइंड स्टेक होल्डर ये काम करें, तो ये काम बिल्कुल हो सकता है। कि बिकॉज जो आपके नैप के मसले होते हैं, 50 और मसले होते हैं, उसमें मिलिट्री इंटरवेंशन की जरूरत है। और आई ऑलवेज बिलीव ऑन दिस कोलैबोरेशन बिटवीन मिलिट्री, ब्यूरोक्रेसी, प्राइवेट सेक्टर एंड ऑल्सो द पॉलिटिकल गवर्नमेंट। तो एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये कि जो आपने ह्यूमन कैपिटल की बात की, 2 करोड़ आपने बच्चों की बात की, ये 2 करोड़ 80 लाख बच्चे हैं। बेसिकली 28 मिलियन बच्चे इस वक्त हैं जो आउट ऑफ स्कूल हैं, जिनको ना आप एजुकेशन दे रहे हैं, ना आप जिनको वोकेशनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, कोई हुनर नहीं दे रहे। और पाकिस्तान की जो आज की पॉपुलेशन है ये कोई 25 करोड़ है, जो 2047 में 40 करोड़ से ऊपर चली जाएगी। और जब आपका 67-68% जो पॉपुलेशन का साइज है वो अंडर 30 ईयर्स ऑफ एज के अंदर होगा, तो ये जो यूथ बल्ज है ये बहुत बड़ा एक एसेट भी हो सकता है और ये एटम बम से ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है। बिकॉज के एक तो 28 मिलियन बच्चा है जिसको आपने ट्रेनिंग नहीं दी, जिसको आपने एजुकेशन नहीं दी, बट एक बहुत बड़ा तबका वो है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन वो है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है, और उन सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है जहां वो मैट्रिक के बाद भी सिर्फ अपना नाम लिख सकता है या कुछ थोड़ा बहुत लिख सकता है। तो जब इस लेवल की आप एक पॉपुलेशन तैयार करते हैं, आप ह्यूमन कैपिटल पे इन्वेस्ट नहीं करते, तो हमें जो जिस चीज की जरूरत है, एक तो जो SIFC के तहत अभी जिस वक्त ये प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, ये आई थिंक इस पे बड़ा सारे स्टेक होल्डर्स को मिल बैठ के
इसको सपोर्ट करना चाहिए। दिस इज अ ब्रिलियंट इनिशिएटिव एक्चुअली, बिकॉज कि आप ओवर 1 ट्रिलियन रुपीस हर साल अपने टैक्स पेयर मनी से जाया करते हैं। फिर कुछ एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करने की जरूरत है, जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, सिविल ब्यूरोक्रेसी के हैं, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के हैं, यहाँ पर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज आपकी जो सिचुएशन है वो बहुत हौसला अफजा नहीं है। जो वादे वईद हैं वो अपनी जगह पर हैं, बट अगेन उस पे आपको डिलीवर करना है, उस पे आपको रेडी प्रोजेक्ट्स देने। आपका जो सगा भाई होता है ना, वो भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं देता, वो पैसे नहीं देता जब तक आप उसको फिजिबिलिटी नहीं देते। तो उस पे काम हुआ है, मुझे मालूम है कि कुछ काम हुआ है, लेकिन इसको एक लार्जर पिक्चर के साथ, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, ना कि आइसोलेशन में शॉर्ट टर्म अप्रोच के साथ। क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, ये शॉर्ट टर्म नहीं होती है, हमेशा लॉन्ग टर्म होती है। सही। खाकान साहब, ये जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि सीपैक के वाले से भी कहा गया कि उस तरह से हम उसका पूरी तरह से फायदा आज तक नहीं उठा सके, अब ये इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। ये नहीं है कि हम सेव नहीं करते, हम सेव करते हैं, बट वी इंसेंटिवाइज रियल एस्टेट, डॉलराइजेशन एंड गोल्ड बाइंग। आपको ये याद रखना है कि मुल्क पैदावारी सलाहियत बढ़ाते हैं। ये इकोनॉमिक्स 101 बड़ी सादी सी है, और वो ये कहते हैं कि जिस मुल्क की पैदावारी सलाहियत बेहतर होगी उसी मुल्क में तरक्की होगी। पैदावारी सलाहियत से ही ग्रोथ आएगी, और इन चीज़ों में जब तक हम एक जामे प्रोग्राम के थ्रू, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक चीज़ है, ये भी याद रखिए कि हम भूल जाते हैं कि एक लोकल डोमेस्टिक इन्वेस्टर है जिसको एक्साइट करने की ज़रूरत है। 52 लाख इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एंटिटीज़ हैं पाकिस्तान में, उसमें से सिर्फ अगर एक फिगर दूं कि जो हमारी SMEs हैं वो बेशतर नहीं कि 90%, 95% SMEs हैं, और उनमें से सिर्फ 1,67,000 जो हैं उनको डायरेक्ट फाइनेंस अवेलेबल है बैंकों से। अगर आपकी इस तरह की हालत होगी जिसकी आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली नहीं जा पाएंगे। बट हैविंग सेड दैट, हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए। जैसे कह रहे थे, ये भी असफर भी कह रहे थे, आपको अपना होमवर्क करके अपने प्रोजेक्ट्स पुट अप करने चाहिए। 28 के प्रोजेक्ट्स हैं जो हम पुट अप कर रहे हैं, हम रेकोडेक के इवैल्यूएशन कर रहे हैं। लेट्स होप कि हम ऑन द होराइजन जरूर ला सकें पाकिस्तान को। और मैं BOI पे भी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि बहुत सी एरियाज रीस्ट्रक्चर होने वाले हैं, प्रॉबेबली BOI भी उनमें से एक अदारा है। तो ये अदारों की सलाहियत बढ़ाना जो है वो भी मुल्क की सलाहियत बढ़ाने से ही ताल्लुक रखता है। ये तो एस्टैब्लिश्ड चीज है। बिल्कुल जी असफर साहब, ये फरमाएगा कि एक ये भी पॉइंट बड़ा अहम है कि इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर है कि ज़रूरी है, खाकान साहब भी कह रहे हैं, लेकिन हमें उसको होलिस्टिक पिक्चर में लेना है कि उसके बाद हम अपनी पैदावार भी तो बढ़ा सकें। नहीं, हमारी एक्सपोर्ट जो हमारी अर्निंग की सलाहियत है वो भी हमने बढ़ानी है। तो क्या हम इसको देखकर ये इन्वेस्टमेंट इस तरह से ला रहे हैं कि ये इन्वेस्टमेंट आए और उसके बाद ये नहीं कि ये एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट आ गई और बस, और उसके बाद जिसने इन्वेस्ट किया है वो अपने रकम वापस ले जा रहा है, और फिर मसाइल हम देख रहे हैं। आज भी हम देखते हैं कि सीपैक में ये मसाइल हैं कि जनाब IPPs उनके जो हैं वो कह रहे हैं जी हमें डॉलर्स चाहिए, वो रुके हुए हैं। ये मसला हमें ना हो, तो हमने जो अर्निंग करनी है उसकी तरफ हमारी कितनी तवज्जो है? देखिए, जो खाकान साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जो असल ज़रूरत है ना वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की है। हमने देखना इन्वेस्टर आ रही है वो कितनी प्रोडक्टिव हमारे लिए है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़रूरत है, तो हम किस तरह से इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं। और एक और बात, जो जब तक आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जो पाकिस्तान में है, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर है चाहे वो लोकल इन्वेस्टर है, उसको फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उसकी हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आएगी भी तो वो सस्टेनेबल नहीं होगी। और आप अगर देखें कि टेलेनॉर पाकिस्तान से एग्जिट कर रहा है, शेल पाकिस्तान से एग्जिट कर रहा है, तो ये तमाम चीज़ों को भी आपको सामने रखना होगा। तो मेरे नज़र में तो जो 80% फोकस है वो आपका एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर पे होना चाहिए, और साथ में आप एक एग्रेसिव ड्राइव जो है वो FDI की करें, क्योंकि जैसे जैसे आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर के मामला सही होंगे, यहाँ पे एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, वैसे वैसे आपकी प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट बाहर से आनी शुरू होगी। तो इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फॉर एग्जांपल चाइना के साथ हम बात करते हैं, तो चाइना के साथ अगर आप सीपैक की बात करें तो सीपैक में अगर आपने वही ट्रेडिशनल चीजों को लगाना है तो उसका कोई फायदा पाकिस्तान को नहीं है, उसमें आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करनी होगी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आपको वो तमाम स्टेप्स लेने होंगे, और इसमें मेरी नज़र में प्राइवेट सेक्टर की बहुत स्पेशल एफिलिएशन होनी चाहिए। SIFC की जो एक कमेटी में मैं बैठा था, उसमें मेरी यही एडवाइस थी कि आप प्राइवेट सेक्टर को हर जगह इंगेज करें। कमेटियां ना बनाएं 25 लोगों की, 15 लोगों की, 10 लोगों की, कोई जरूरत नहीं है। आप हर इंडस्ट्री के 2-3 बेस्ट एक्सपर्ट्स पकड़ें, उनसे एडवाइस लें, क्या पेन पॉइंट्स हैं, क्या इश्यूज हैं, कहाँ कहाँ पर आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या उसका रोड मैप होना चाहिए। तो ये कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में इस वक्त आपको काम करना है।
और मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए तमाम चीज़ों को जहन में रखना होगा। जी अच्छा, जो खाकाना साहब ने भी बात की, आपने उसको सेकंड किया कि लोकल इन्वेस्टर, चाहे वो SME है, ख़ास तौर पर जो दरमियाने दर्जे का कारोबार करते हैं, उनको बड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है। वो हमारी बैकबोन साबित हो सकते हैं ताकि उसी से हमें रोज़गार, ये सब चीज़ें मिले। लेकिन खाकान साहब, एक रोज़मर्रा वाला मामला भी है। असल ये चीज़ें हैं, ज़ाहिर है कि इसी से हम अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान के लोगों में बेहतरी देख सकते हैं, जिसका हमने तस्करा किया। लेकिन अभी पेट्रोल की कीमत, लोग तो ये फौरी तौर पर रिलीफ चाहते हैं, उसमें कोई कमी का चांस है? कहा जा रहा है शायद 7 रुपये तक पेट्रोल की कीमत में कमी हो सकती है। फिर रूस का डेलीगेशन आ रहा है, पहले उस तरह से हमने देखा एक ही दफ़ा वो आया और उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा रूस के तेल से कोई ख़ास कीमत में। इस पर क्या आप देख रहे हैं? जी खाकान साहब को शायद आवाज़ नहीं जा रही। अच्छा असफर साहब, सर इसी बारे में आप फरमाइएगा। हाँ, ये सुनने में तो आ रहा है कि पेट्रोल की प्राइस से नीचे होगी, 7-8 रुपए, 6-7 रुपए, ये कुछ होगी नीचे, तो ये बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरा मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जब हम बात करते हैं ना $25 बिलियन और $10 बिलियन कुवैत से और इधर से इतने और इधर, हमें आई थिंक ये एक रोड मैप भी बताना चाहिए कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ये इतने अरसे में आएगी। बिकॉज ये तो नहीं हो सकता कि 3 महीने में 6 महीने में $25 बिलियन आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है ये। सो ये तमाम चीजें इसलिए जरूरी है कि अभी तो आपके पास $1 बिलियन नहीं आ रहा। तो लेट्स सपोज अगर आप $2-3 बिलियन लेकर भी आ जाते हैं तो फिर पब्लिक परसेप्शन तो होगा ना कि $25 बिलियन आ रहे थे। थोड़ा सा हमें रियलिस्टिक स्टेटमेंट्स देनी चाहिए, हमें रियलिस्टिक उसकी मार्केटिंग करनी चाहिए। एक नैरेटिव बिल्डिंग जो है ना बहुत रियलिस्टिक नंबर्स के साथ होनी चाहिए। आप बताएं कि $25 बिलियन का पोटेंशियल है यूएई के साथ, $10 बिलियन का पोटेंशियल है कुवैत के साथ। इसमें टाइम लगेगा, ओवरनाइट चीजें नहीं होंगी। तो उसमें जब थोड़े बहुत पैसे आने शुरू होते हैं तो लोगों का कॉन्फिडेंस, उनका मोरल जो है ना वो बूस्ट होता है। बट अगर आप 25 बोल के $2 बिलियन लेकर आएंगे तो उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि अभी तो $1 बिलियन भी आपके पास नहीं आ रहा है और आपको जून तक जो है वो $4 बिलियन रुपए चाहिए, जिसमें आपके पास पैसे नहीं है पीछे। तो ये एक टफ सिचुएशन है जिसमें मैं ये समझता हूँ कि जो इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट है वो अच्छा काम कर रही है। देखिए जो मसले मसाइल हैं वो केयर टेकर गवर्नमेंट ने तो पैदा नहीं किए, लेकिन मेरी नज़र में इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारी जगहों पे अच्छी डेवलपमेंट हुई है। और इसको अगर हम कंटिन्यू करते हैं आने वाले इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट होती है, अगर ये कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसीज रहती है, जो आज एक केयर टेकर में काम हो रहा है उसको फर्दर स्ट्रेंथनिंग आप करते हैं एक 5 साल की अगली इलेक्टेड गवर्नमेंट के ऊपर, तो मैं ये समझता हूँ कि चीजें बेहतर होंगी। लेकिन हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक अप्रोच के साथ चलना चाहिए और हमें नंबर्स मार्केट में वो देने चाहिए जो रियलिस्टिक नंबर्स हैं। तो ये मेरा एक मौक़िफ़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद असफर एहसन, मिनिस्टर फॉर इन्वेस्टमेंट। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।